वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि हम ईरान वाले मामले में अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब हैं और ऐसे मौके के ऊपर ये जो जंग दोबारा शुरू होना है इसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की बात की है। कितने करीब है हम उस जंग को अमन की तरफ लाने में और एक परमानेंट सीज़ फायर और एक ऐसा माहिदा होने में जो देर पा अमन की बुनियाद रख सके। प्रोग्राम के आगाज़ में उसके ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ हैं एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। लेबनान के अंदर इलाकों को गसब करना और हमले करना, इसराइल उससे रुका नहीं और ईरान के लिए ये एक रेड लाइन है। पहले दिन से जब बातचीत शुरू हुई थी तो उसके अंदर ये पहली जो 3-4 उन्होंने शराइत रखी थी उसमें से एक लेबनान का मसला भी शामिल था। बात आगे एक स्टेप चलती है, 2 कदम पीछे आ जाती है। ये चलेगी आगे या फिर कोई दोबारा आपको इसराइल की तरफ से कोई बड़ी रुकावट नज़र आती? मुझे तो रुकावटें ही रुकावटें नजर आ रही हैं जी। मुझे तो ठीक है, वजीर आजम साहब की बात इस हद तक तो ठीक है कि कोई एमओयू हो सकता है जिसके दौरान नेगोशिएशंस हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम एक मुसलसल कशीदगी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान और इसराइल ने पूरी कोशिश कर ली ईरान को ख़त्म करने की, वो हुआ नहीं। अब ईरान भी वहाँ मौजूद है और इसराइल भी मौजूद है और ये कश्मकश भी रहेगी दोनों में खित्ते के अंदर। मुझे तो इस तरह का माहौल नजर आता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रोज खबरें आई करेंगी, हम रोज टीवी पे देखा करेंगे अब क्या होगा, और तकरीबन वही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत मराहल आने हैं, लेकिन एक बात तो खासी वाजे हो गई है कि अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल जंग नहीं करना चाहता, ईरान भी शायद नहीं चाहता, लेकिन इसराइल जो है वो हर लिहाज से जंग खत्म नहीं होने देना चाहता। वो हर हर बार कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत इसराइल को अदा करनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका, इसराइल और अमेरिका में पहली बार कुछ दूरियां आती नजर आ रही हैं। अभी मैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स की वो स्टोरी देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो हम पे जासूसी भी करते रहे हैं इन सारी टॉक्स के ऊपर, जो है ना इजरायली। और भी बहुत सारे, कोई मैं जेफरी सैक्स को सुन रहा था, वो कोई प्यू सर्वे का हवाला दे रहे थे कि इसराइल इस वक्त दुनिया में सबसे नापसंदीदा मुल्क नजर आ रहा है। अरब दुनिया में और तुर्की वगैरह में तो 90% है, लेकिन यूरोप में भी 70% है और अमेरिका में 60% तक नापसंदीदा पसंदीदा मुल्क हो गया है। तो गोया ये पहली बार हम ये मंजर देख रहे हैं कि इसराइल ने अपने लिए अमेरिका में भी जगह खोनी शुरू की। अभी ये नहीं है कि खत्म हुई है, अभी भी वहां पे जो लॉबी है बड़ी मजबूत है, एक पूरा नेटवर्क है, जाते जाते ही जाएगा। लेकिन ये पहली बार हो रहा है इसराइल के लिए, तो इसराइल के लिए भी मसाइल वहीं पे वहीं रहेंगे। और उसके वो जो बड़े ख्वाब थे वो तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब जो बाकिया बकिया मांदा भी जो है उसमें भी उतना इतनी आसानी नहीं होगी जिस तरह पहले होगी। देखिए ना, गजा में उसने जिस तरीके से कत्लो गारत की, कोई रोकने वाला नहीं था उसका हाथ। लेकिन आज लेबनान में अगर कर रहा है तो कम से कम ईरान ने कुछ तो जवाब दिया है, कोई तो ऐसा है जो उसको थोड़ा बहुत हाथ रोक सके। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का दौर चलता रहेगा, कभी यानी थोड़ा सा अमन और फिर साथ साथ कशीदगी। जी एजाज साहब, जो ट्रंप है उसकी तरफ से तो शायद ये पहला मौका है कि जिसमें वो खुल के, वो तो हम अपने तज्जियों में कहते थे कि शायद अमेरिका को जंग वारा नहीं और खाती, उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन अब तो वो ओपनली उसने कह दिया कि मैं जंग के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने ट्रंप अपनी नेतन्याहू को फ़ोन कॉल के भी अंदर कह दिया कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटेड मूव है। वो गज़ा में जो कुछ कर चुका है, लेबनान में वो चाहे आहिस्ता आहिस्ता करे लेकिन जा वो उसी तरफ रहा है। कभी वो दरियाए लितानी के किनारे गया, फिर उसने वो पुराना तारीखी वो सलीबी जंगों के ज़माने का किला है उस पर कब्जा कर लिया, फिर बैरूत के साउथ में पहुंच गया। वो करेगा सही, उससे रुकेगा नहीं अनलेस कि उसको कोई बहुत बड़ी मार पड़ जाए। अमेरिका का जो उसके ऊपर हाथ है वो हाथ पीछे तो वह उसके सर से हटा नहीं है मुकम्मल तौर पर। नहीं, हटा नहीं है जी। देखिए, वो तो उन्होंने ऐसी इंट्रिंसिक लिंकेजेस बना ली हुई है कि अमेरिका के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने इसराइल को एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट था उनका मशरक़ वस्ता की पॉलिसी का। तो वो कैसे एकदम से हटेंगे, लेकिन शुरुआत है और ये बड़ी खतरनाक है। नेतन्याहू साहब जो हैं वो जाते जाते जब भी जाएंगे अपने मुल्क को खासा नुकसान पहुंचा जाएंगे, क्योंकि वो इस खित्ते में भी तनहा हो जाएगा और जो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका, वहां भी वो तनहा हो जाएगा। और यूरोप में भी आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए हमदर्दियां जो हैं वो कम हो रही हैं। और ये एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसको जंग जारी रखनी है। ये भी हमने सुना है कि इसके खिलाफ बड़े मुकदमे हैं जो ताज़ा हो जाएंगे अक्टूबर में। पता नहीं इलेक्शन में ये जीत भी पाता है कि नहीं, अगर जंग जारी रहती है तो शायद ये इसके जीत के भी चांसेस बढ़ जाएं। इसलिए ये तो जंग नहीं छोड़ेगा।
और लेकिन अमेरिका अगर इसमें जंग में नहीं शरीक होता तो इसका मतलब ये है कि बड़ी जंग नहीं बन सकती। ईरान के साथ अलबत्ता थोड़ी बहुत ये चलती रहेगी, और मेरा ख्याल है ईरान के पास इतनी इस्तात है कि वो अकेले इसराइल को टेक ऑन कर सकता है, अगर अमेरिका उसके अंदर शामिल ना हो तो। हम्म। सर, जो खित्ते के ममालिक हैं उनका आइंदा के दिनों में आपस में किस तरह का ताल्लुक देखते हैं? सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में फासले कम हुए हैं, कतर भी थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा है, पहले से बहुत बेहतर कर रहा है ईरान के साथ। यूएई और बहरीन और कुवैत, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो इसराइल के साथ जुड़ के खड़े नज़र आते हैं। मामला तनाव इस खित्ते के अंदर भी आ सकता है। जी, इस खित्ते में ऑलरेडी है, बिल्कुल आपने सही कहा। और लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि यूएई वगैरह को भी अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर जो अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा किए बैठे थे वो शायद इतना पायदार नहीं है। इसलिए वो भी याद है पिछली मरतबा यूएई ने सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर कहा अमेरिका को कि आप हमला न करें। अगर अमेरिका इस जंग से जुदा हो जाता है तो फिर इन खलीजी रियासतों को इस तरह खुलकर इसराइल की हमायत जो हासिल करना आसान नहीं होगा। तो ये याद रखें कि ये किसी वक्त भी इस ईरान की के मिसाइल और ड्रोन्स की जद में आ सकते हैं। चुनाचे इनको थोड़े होश के नाखून, मैं तो ये कहूंगा, लेने चाहिए। अपने खित्ते में इनको रहना है, अपना मुतहिद रहें, जीसीसी को मजीद तकसीम ना करें, अरबों को तकसीम ना करें, मुसलमान दुनिया को तकसीम ना करें। तो इसराइल अगर अमेरिका की आशीर्वाद थोड़ी कम हो जाती है, पूरी नहीं कम होगी लेकिन थोड़ी भी कम हो जाती है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है इसराइल को तनहा करने का। तो इसलिए इन मुल्कों को, मेरे ख्याल में इनके जो हुक्मरान हैं, उनको थोड़े सी इस मामले में ज्यादा दानिश का मुजाहरा करना चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ? मोहसिन नकवी साहब वहाँ बैठे हैं और हमारे फील्ड मार्शल का पैगाम लेके वो जाते हैं, उनका इसके अलावा वहाँ रोल कोई नहीं है कि यहाँ चीफ साहब ने जो बात कही है वो वहाँ पहुँचाएँ, और फिर वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान में एक ट्रायंगुलर जो पैगाम रसानी का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी के वहाँ रहते हुए कुछ ऐसा मामला आगे बढ़ जाए कि कोई एमओयू के लिए कोई राह हमवार हो जाए? जी, एमओयू के लिए राह हमवार हो सकती है ना, क्योंकि ना अमेरिका जंग करना चाह रहा है ना ईरान जंग करना चाह रहा है। और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब कहा कि सारे ये दोनों जंग बंद कर दें, तो ईरान ने फौरन कहा कि ठीक है जी, हम मजीद हमले नहीं करेंगे। तो इसराइल के ऊपर ज्यादा इस वक्त दबाव है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये जो कोशिशें, जिसके लिए हम जितना भी तारीफ करें अपनी क़यादत की, वो कम है, क्योंकि उन्होंने वाकई बड़ी यानी मुसलसल तवातर से उन्होंने कोशिश की है। और उसके नतीजे में एमओयू हो सकता है। असल मरला आएगा एमओयू के बाद नेगोशिएशंस का, क्योंकि नेगोशिएशंस जो हैं वो अब लगता है कि ईरान ज्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेगा, जो एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि फिर उसका मतलब ये होगा कि एक अच्छा आउटकम भी निकलेगा। मुझे तो मुस्तकबिल में ये सारे जो खिता है, ये आपस में लिव एंड लेट लिव वाले कोई ना कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट में मुंसलिक होता नजर आ रहा है। मुझे इसराइल तनहा होता नजर आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की का भी बड़ा अच्छा किरदार होगा। सिर्फ ये कि नेगोशिएशंस का जो दौर अभी आने वाला है वो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि न्यूक्लियर इश्यूज भी हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी हैं। लेकिन ईरानियंस को मैंने ये देखा है कि उनमें भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब वो डील करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो डील कर लेते हैं। तो मैं भी थोड़ा पुरुमीद हूँ जी।